हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं, तो अच्छे से हमको फोकस होकर इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तीनों चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। तो मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो संविधान में इसका वर्णन जो है भाग 3 पार्ट 3 में किया गया है, और इसे किसके संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमारे पावर की बात हो रही है और पावरफुल कंट्री कौन सी है? यूएसए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इजीली दिमाग में सेट है। फ्रेंड्स, भारत के संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। हमारा जब संविधान बना था, जो मूल संविधान था, उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 7 थी। पर आगे चलकर क्या हुआ? समय के साथ में इसमें परिवर्तन हुआ। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार जो होता है, लीगल राइट्स, उसमें इसे रखा गया है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी। देखिए, मौलिक अधिकार भारत के सिटीजन्स के फिजिकल, मेंटल और मॉरल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करते हैं। इसी के साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके बचाव, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और धार्मिक विवादों को भी हल करते हैं। अब बात करते हैं कि कब कब भारत में मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। तो पहली बार 1895 में संविधान विधेयक के तहत भारत में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1925 में पहली बार मौखिक रूप से मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स की मांग जो है एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए दिमाग में रखिएगा किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। इसके बाद 1928 में फंडामेंटल राइट्स की पहली बार लिखित मांग जो है वो मोतीलाल नेहरू द्वारा अपनी नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। ठीक है, अगर हम ओरली बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा, और अगर लिखित में बात करें तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। जो मूल अधिकार हैं उनका निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। मूल अधिकारों का संरक्षण जो है उसको बचाने का काम जो करता है, उसकी रक्षा जो करता है, वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो अभी हमने बात करी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। एक्चुअल में देखें हम तो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक के बीच में हमको ये 6 मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है, वो हमको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण से संबंधित है, उसके बचाव से संबंधित है। इसमें किसी भी मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। वो हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। ठीक है, तो एग्जाम में हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है तो आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच में हमको पूछेंगे। अगर टोटल पूछे कितने आर्टिकल हैं तो वो 12 से लेकर 35 तक है, पर जो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच में। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए, अब हम 6 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एग्जाम में इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल में किस फंडामेंटल राइट का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो हमको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल इससे रिलेट करता है वो भी पता होना चाहिए। तो इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने इसकी आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, और बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। एक ही बार बताऊंगा और दिमाग में 100% आपके सेट हो जाएगा। तो ट्रिक है हमारी, 2 आदमी हैं। अब इन 2 आदमी का नाम क्या है? चूंकि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल, तो एफ हम लेके चलेंगे। एक का नाम है एफ। अब एफ है तो इसका दोस्त कौन होगा? इससे जस्ट लगा हुआ ई। तो ई और एफ ये 2 व्यक्ति हैं। इन दोनों ने क्या करा? शोध करी। जो साइंटिस्ट लोग शोध करते हैं ना, उस तरीके से इन्होंने शोध करी। किस पर शोध करी इन्होंने? शिक्षा पर। तो इन्होंने शिक्षा पर शोध करी तो इनको क्या पता चला? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चला। हम भी तो एजुकेशन ही कर रहे हैं, शिक्षा ही तो कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, और पढ़ाई के थ्रू ही हमको पता चल पा रहा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ई और एफ ने शोध करा शिक्षा पर। बस यही हमारी ट्रिक है। सारे फंडामेंटल राइट्स आपको इजीली याद हो गए हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए ई से हमारा बनेगा इक्वालिटी। तो एक फंडामेंटल राइट हो गया हमारा इक्वालिटी, समानता का अधिकार। एफ से बनेगा फ्रेंड्स हमारा फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर शोध है तो शो से बनेगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉइटेशन। ध है तो ध से बनेगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 हो गए हमारे। शिक्षा है
तो शिक्षा को पूरा लेना है हमको, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये हो गए 5। जो छठा है वो आपके दिमाग में इजीली इसलिए सेट हो जाएगा क्योंकि वो एक ही आर्टिकल कवर करता है और सबसे लास्ट वाला 32, 14 से लेकर 32 के बीच में हम पढ़ रहे हैं, तो 32 आर्टिकल ये है संविधान उपचारों का अधिकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस आर्टिकल को भारतीय संविधान का हृदय मतलब आत्मा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आगे हम जब डिटेल के बारे में इसमें पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बस हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सीक्वेंस याद कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स याद कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। तो EF ने शोध करी शिक्षा पर तो उन्हें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चला। तो ये मैंने आपको ट्रिक से समझाया है क्या इसका सीक्वेंस है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल, किस किस से कौन कौन से आर्टिकल रिलेट करते हैं। तो देखिए हमको 14 से लेकर 32 तक जाना है। तो इसमें 2 चीज़ें जो सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए। पहला तो आर्टिकल 31 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। आर्टिकल 31 जो था ये संपत्ति के अधिकार मतलब राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित था, जो कि एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। पर 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे मूल अधिकारों की सूची से निकालकर संविधान के भाग 12 में एक कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 जो है आर्टिकल 31 वो तो नहीं है। आर्टिकल 32 जो है इसमें हमारा एक फंडामेंटल राइट जो है वो कवर होता है। कौन सा? जो अभी मैंने आपको बताया जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अब हमारे दिमाग में आता है कि हमको पढ़ना है बचे हुए 5 फंडामेंटल राइट के बारे में, और आर्टिकल हमारे पास में है 14 से लेकर 30 तक। 31 और 32 अभी हमने क्लियर कर लिया। तो चलिए अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक कोड है हमारा 54242। क्या है कोड? 54242। अगर ये कोड को आप देखेंगे तो इसको याद करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जब आपसे ये पूछ ले कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल से रिलेट करता है, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये ट्रिक है जो कि आपको आंसर निकालने में हेल्प करेगी। कैसे? अब देखिए, स्टार्ट हो रहा है ई से। EF ने शोध करी शिक्षा पर, तो यहाँ पर ई का देखिए कोड हो गया 5। अगर आप अल्फाबेट भी देखोगे तो ABCDE, ई कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। तो इसमें हमको 5 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। ई से बना इक्वालिटी, समानता का अधिकार, तो इसके अंदर 5 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 5 जोड़ लो, 14, 15, 16, 17 और 18। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। कोड क्या है हमारा? 54242। स्टार्टिंग का तो देखिए आपको हेल्प मिल जाएगी ई से, बचा हुआ 4242 है, बस ये नंबर आपको यहाँ पर पुट कर देना है। सेकेंड नंबर पर है फ्रीडम, तो यहाँ पर 4 है इसका कोड, तो मतलब 4 आर्टिकल है इसमें। तो 18 तक तो होगा इक्वालिटी के, फिर होते हैं हमारे 19 से लेकर 4 मतलब 19, 20, 21 और 22। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमारे संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में बताए गए हैं। इसके आगे क्या है? शोध, तो शो में आ गया हमारा देखिए कोड वर्ड 2 और ध में आ गया 4। तो शो से बना हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें 2 आर्टिकल है, तो आर्टिकल 23 और 24। ध से बना हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसके अंदर कोड है हमारा 4। तो 4 आर्टिकल है इसके अंदर, मतलब 4 आर्टिकल में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27 और 28। एंड इसके बाद आखिरी वर्ड है हमारा शिक्षा, और बचे हुए भी 2 आर्टिकल है 29 और 30। तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है यह एक्सप्लेनेशन दिया गया है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। ये क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से हमने इजीली इसका सीक्वेंस भी याद कर लिया, कौन कौन से आर्टिकल किस किस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है वो भी हमने याद कर लिया। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इससे 100% आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए अब हम एक एक आर्टिकल को अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए समानता का अधिकार मतलब इक्वालिटी की। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इसमें विधि के समक्ष समानता को बताया गया है, मतलब देशी अगर कोई व्यक्ति है, विदेशी है, तो सबके लिए जो कानून है वो इक्वल होंगे। कानून की नज़र में सभी को एक जैसा देखा जाएगा, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि घर में अगर 2 बच्चे हैं जो कि 14 वर्ष और 18 वर्ष के हैं, तो दोनों को मम्मी पापा जो होते हैं वो समान प्यार करते हैं। तो आर्टिकल 14 इसमें विधि के समक्ष समानता को बताया गया है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। क्लियर? देखिए मौलिक अधिकार में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। इसमें नागरिकता मतलब सिटीजन्स की बात होगी। ये हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं। कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सबको मिलते हैं, जिसमें पर्सन शब्द जो है वो हमको देखने को मिलता है, व्यक्ति शब्द होता है वहाँ पर।
आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 पूछते हैं ये एग्जाम में, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 14 में देखिए एक अपवाद भी है। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को विशेष संरक्षण दिया गया है। ये विशेष संरक्षण जो है इसलिए दिए गए हैं क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने संवैधानिक कार्यों को बिना किसी रुकावट या दबाव के पूरा कर सके, जिससे शासन और संविधान की गरिमा भी बनी रहे। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ उनके पद पर रहते हुए कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो पद है ये भारत के संवैधानिक प्रणाली में अत्यंत सम्मानित हैं, इसलिए उन्हें सामान्य कानूनी मुकदमों से छूट दी जाती है ताकि उनकी संवैधानिक गरिमा बनी रहे। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14 में एक अपवाद देखने को मिलता है। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 15। यह है भेदभाव का निषेध से संबंधित, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इसमें कुछ विशेष प्रावधान भी शामिल हैं, जैसे कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करना और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं उनके लिए आरक्षण मतलब रिजर्वेशन देना। तो आर्टिकल 15 है भेदभाव से संबंधित। क्लियर? तो आर्टिकल 15 रिलेटेड है भेदभाव से, मतलब भेदभाव का निषेध। किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 जो है यह है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। भारत में रोजगार में अवसर की समानता का प्रावधान इसमें बताया गया है। इस आर्टिकल के तहत हर नागरिक को सरकारी नौकरी के मामले में समान अवसर मिलना चाहिए। राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं कर सकता है। हालांकि इसमें भी हमको अपवाद देखने को मिलता है। आर्टिकल 16(4) के तहत ST/SC के लिए आरक्षण जो है रिजर्वेशन उसका प्रावधान किया गया है। तो ये आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 17 की बात करते हैं। इसमें भारत में छुआछूत के अंत की बात कही गई है। आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत इसमें बताया गया है। आर्टिकल 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि, टाइटल नहीं दे सकता। इसका उद्देश्य यह है कि सभी लोग कानून के समक्ष बिल्कुल समान रहे और किसी भी तरह की उपाधि के आधार पर भेदभाव न हो। यह अधिकार सिर्फ डॉक्टर और डिफेंस को दिया गया है। तो ये हमने आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक को डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकार की, जो कि है हमारे कोडवर्ड के हिसाब से 5, 42, 42। तो 5 तो हो गया इक्वालिटी में, अब है हमारे पास में 4। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 से लेकर 4 जोड़ेंगे तो 22 तक पहुंचेंगे हम। तो 19, 20, 21 और 22 को हम पढ़ने वाले हैं। ये है स्वतंत्रता के अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के जो हमको आर्टिकल देखने को मिलते हैं, ये नागरिकों को महत्वपूर्ण स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम और सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 19 जो है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है। कुछ स्वतंत्रताओं का अधिकार जो है इसमें दिया गया है। अब इसके तहत नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम दी गई है वो डिस्कस करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। राइट टू असेंबल पीसफुली, बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, संघ, यूनियन या फिर अन्य संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा किसी भी पेशे या फिर व्यवसाय का अधिकार भी दिया गया है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, किसी भी व्यापार, व्यवसाय या फिर नौकरी करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि इन फ्रीडम पर कुछ सीमाएं भी है, कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी या फिर सार्वजनिक व्यवस्था जो है या नैतिकता, इन सबको बनाए रखने के लिए कुछ सीमाएं भी की गई हैं। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 19। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से समझिएगा। ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है ना, ये आर्टिकल 19 के सब क्लॉज में लिखी हुई है। इसी तरीके से एक और आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1F में लिखी हुई थी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था आर्टिकल 19 1F। अब हमने तो बात करी थी कि सर आर्टिकल 31 जो है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था और एक लीगल राइट के रूप में इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 300A में। तो आप तो बोल रहे हो कि अनुच्छेद
आर्टिकल 19(1)(f) में भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई थी, तो बिल्कुल कही गई थी। दोनों में अंतर समझो ध्यान से। आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के बीच क्या अंतर है? आर्टिकल 19(1)(f) जो है ये प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने, उसे धारण करने और बेचने का अधिकार देता था। क्लियर? और आर्टिकल 31 जो था इसके तहत सरकार को संपत्ति जो भी है उसका अधिग्रहण मतलब उसको टेक ओवर करने का अधिकार था, बशर्ते उचित मुआवजा दिया जाए। तो इन दोनों ही आर्टिकल को जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे, 44वें संविधान संशोधन के बाद इन्हें मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और केवल एक कानूनी अधिकार लीगल राइट के रूप में आर्टिकल 300A में जोड़ा गया, संरक्षित किया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31, तो ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल 19। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। आर्टिकल 20 जो है ये अपराधों से संबंधित संरक्षण से संबंधित है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल के तहत नागरिकों को अलग अलग संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन दिए गए, जैसे कि पहला है डबल जेओपर्डी, द्वि अपराध निषेध, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्वयं को दोषी न ठहराने का अधिकार भी दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को खुद को अपराधी ठहराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा, पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, विधि द्वारा स्थापित दंड दिया जाए। किसी भी व्यक्ति को केवल उसी सजा के लिए दंडित किया जा सकता है जो कि अपराध के समय कानून में निर्धारित थी। तो आर्टिकल 20 अपराधों से संबंधित संरक्षण से रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 21 जो है ना ये जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जो यह निश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, उसके अनुसार ही वंचित किया जा सके। तो जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 21। जब हमारा मूल संविधान था उसमें आर्टिकल 21 के कोई भी उपखंड मतलब सब आर्टिकल हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बट 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसमें शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया आर्टिकल 21A में। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो किया गया है। अब फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने ट्रिक से याद करा था, EF ने शोध करी शिक्षा पर, और शिक्षा की हमने बात करी थी आर्टिकल 29 और 30 में। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 21 में शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर 21 में शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है। 29 और 30 में भी हमको देखने को मिलेगी, जब आगे हम डिस्कस करेंगे तब। मेनली आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो आर्टिकल्स हैं ये राइट टू फ्रीडम से संबंधित हैं, जिसमें आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार की बात भी की गई है। क्लियर हो गया आपको? ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें 21A आर्टिकल जो है ये कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के थ्रू। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखिएगा, SSC बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की स्थिति में सभी मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट उसको समाप्त कर सकता है। सिर्फ एक्सेप्शन है यहाँ पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दोनों आर्टिकल को समाप्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो आर्टिकल 358 और 359 के तहत आपातकालीन स्थिति में ऑटोमेटिकली समाप्त कर देता है। समझ में आ गया आपको? राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति में सभी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने पर रोक लगा सकता है। यहाँ पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो एक्सेप्शन है। आर्टिकल 21 अपराधों से संबंधित सुरक्षा देता है। आर्टिकल 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस प्रकार से आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अपराध से संबंधित सुरक्षा को कोई भी सरकार या फिर राष्ट्रपति समाप्त नहीं कर सकता है। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एग्जाम में इसी चीज को पॉइंट कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 22 की, जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस से संबंधित है, गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा से संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें कही गई है।
राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। राइट टू कंसल्ट अ लॉयर गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जल्द न्यायालय में पेशी करने का भी अधिकार दिया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने का अधिकार जो है वो दिया गया है। इसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड मतलब विशेष मामलों में व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कानून के तहत सीमाएं जो है वो निर्धारित होती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमको आर्टिकल 22 में देखने को मिलती है। गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा से संबंधित है आर्टिकल 22। तो ये हमने राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के डिस्कस करें। अब हमारी ट्रिक में अगला वर्ड क्या आता है, ईएफ ने शोध करी, तो शो से बना हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 2 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात करेंगे। अब आर्टिकल 23 जो है ये मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध से संबंधित है, मतलब प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को मानव तस्करी और जबरन श्रम और बेगार करने से रोकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि लोगों की खरीद फरोख्त, विशेषकर महिलाओं और बच्चों का अवैध रूप से शोषण। इसके अलावा हमने फोर्स्ड लेबर की बात भी करी, तो किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के खिलाफ काम कराना एक गैर कानूनी अपराध है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसे सभी कार्य जो है वो गैर कानूनी घोषित किए गए हैं और कानून द्वारा इन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो ये हमने आर्टिकल 23 को डिस्कस किया। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 जो है ये बाल श्रम के निषेध से संबंधित है, प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज से संबंधित। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या माइन या किसी भी वर्कशॉप में काम करने की अनुमति नहीं देता है। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को शोषण और खतरनाक काम से बचाना, उन्हें शिक्षा के अवसर जो है वो प्रदान करना है। चाइल्ड लेबर पर इस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगाया गया है ताकि बच्चों का शोषण ना हो सके। तो ये हमने आर्टिकल 23 और 24 डिस्कस करे। आर्टिकल 23 किसी भी व्यक्ति को खरीदने, बेचने या जबरन काम कराने से संबंधित है और आर्टिकल 24 जो है ये बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध से संबंधित है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। ट्रिक में अगला हमारा वर्ड आता है शो के बाद ध से होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो इसके अंदर हमको 25, 26, 27 और 28 4 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रिलीजन को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। इसी आर्टिकल के कारण सिख समुदाय के व्यक्ति जो है वो एयरपोर्ट पर भी अपना कृपाण जो है वो ले जा सकते हैं। आर्टिकल 25 जो है उनको ये अनुमति देता है। आर्टिकल 25 भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। सिख समुदाय के लिए कृपाण जो है वो धारण करना उनके धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस अधिकार को संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है। तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए दिमाग में रखिएगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 जो है ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर से संबंधित है। धार्मिक सम्मेलन एवं कार्यक्रम करने का अधिकार जो है इसमें दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 27 की बात करें तो इस आर्टिकल के तहत भारत में होने वाले सभी धार्मिक आय को टैक्स फ्री रखा गया है, कर मुक्त रखा गया है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। ये आर्टिकल किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अनिवार्य नहीं करता है। मतलब कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो है धार्मिक शिक्षा जो है वो उपलब्ध नहीं करा सकता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के जो प्रावधान है उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत के सभी नागरिकों को उनके रिलीजन का पालन करने और उनको जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। ये आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं का पालन स्वतंत्र रूप से कर सके। तो ये हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार डिस्कस किया आर्टिकल 25 से 28 तक। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30 की, जो कि शिक्षा और संस्कृति से संबंधित हैं। कल्चरल और एजुकेशन राइट्स के बारे में इसमें बताया गया है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 29 की बात करें सबसे पहले तो ये संस्कृति मतलब कल्चर राइट से संबंधित हैं। कल्चर राइट्स की रक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 29 का उद्देश्य क्या है, उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना जो कि एक विशिष्ट लैंग्वेज या स्क्रिप्ट या फिर कल्चर के संरक्षक हैं। उदाहरण के लिए किसी कम्युनिटी की अपनी एक विशेष लैंग्वेज है तो
उस लैंग्वेज को पढ़ने, सीखने और संरक्षित करने का अधिकार जो है इसमें दिया गया है। आर्टिकल 30 की बात करें तो ये शैक्षिक अधिकार से संबंधित हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक अधिकार से रिलेटेड है आर्टिकल 30। माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को यह अधिकार देता है आर्टिकल 30 कि वे अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्थापित कर सके और उन्हें एडमिनिस्टर कर सके। इस आर्टिकल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज अपने धर्म, भाषा और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से योगदान कर सके। उदाहरण के लिए मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जैसी जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है अपने समुदाय के सदस्यों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्थापित कर सके और उनका प्रबंध कर सके। तो ये आर्टिकल 29 और 30 डिस्कस किया हमने, जो कि संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ें आर्टिकल 32 की तरफ, जो कि हमारा आखिरी फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पर उससे पहले आर्टिकल 31 के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। हालांकि ये आर्टिकल 31 जो है अब मूल अधिकार में शामिल नहीं है। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक की देखिए हम स्टडी कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें आर्टिकल 31 भी आता है, जो कि अभी जिसमें हमारा एक मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार शामिल था, जो हमारा मूल संविधान था उसमें संपत्ति का अधिकार जो है वो दिया गया था। बट 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में एक कानूनी अधिकार लीगल राइट के रूप में रखा गया है, जिसे अनुच्छेद आर्टिकल 300A के तहत शामिल किया गया। इस संशोधन का मुख्य कारण क्या था? इस संशोधन का मुख्य कारण यह था कि सरकार जब सार्वजनिक उपयोग के लिए किसी भूमि या संपत्ति का अधिग्रहण करे, टेक ओवर करे उसको, तो उस कंडीशन में संविधान के तहत मूल अधिकार होने के कारण कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था। इसे हटाकर एक कानूनी अधिकार जो है वो बनाया गया ताकि संपत्ति के अधिग्रहण मतलब टेक ओवर की प्रक्रिया जो है वो सरल हो सके। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि एक राज्य सरकार है, वो एक नई सड़क बनाने के बारे में सोच रही है। अब इसमें गांव की भूमि की आवश्यकता होगी। यह सड़क पूरे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। यदि अब भूमि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति है तो सरकार को इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहण मतलब टेक ओवर करना पड़ेगा। अब आर्टिकल 31 अगर होता तो ये संपत्ति का अधिकार देता, जो कि एक मूल अधिकार है। तो वो व्यक्ति जो है सरकार के इस अधिग्रहण मतलब टेक ओवर के खिलाफ अदालत जा सकता है, कोर्ट जा सकता है और अदालत में यह तर्क दे सकता है कि भैया ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, और इसे छीना नहीं जा सकता। तो इस कानूनी प्रक्रिया में समय लगता और बार बार इस तरीके के विवाद जो है वो हमको देखने को मिलते, जो कि वर्षों तक खींचे चले जाते। तो संपत्ति के अधिग्रहण मतलब टेक ओवर की प्रोसेस ईजी हो सकती। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार की सूची से निकालकर लीगल राइट्स में रखा गया है। अब क्लियर हो गया आपको? अब बात करते हैं हम आर्टिकल 32 की, जो कि हमारे संविधान का इसे बोला जाता है हार्ट या फिर सोल, आत्मा कहा जाता है इस आर्टिकल को। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ध्यान से समझिएगा, एक एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाऊंगा इसमें। आर्टिकल 32 जो है 32 हर नागरिक को यह सुनिश्चित करता है कि अगर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनके पास न्याय पाने का सीधा रास्ता हो। आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर न्याय की मांग कर सकता है। इस आर्टिकल को भारतीय संविधान का हार्ट या फिर सोल कहा जाता है, क्योंकि ये सभी अन्य फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह अलग अलग प्रकार की रिट्स जारी कर सके, जैसे कि हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्वो वारंटो। ये वो सभी रिट्स है जिसके द्वारा नागरिकों के राइट्स की रक्षा की जा सके। ये रिट्स न्यायालय को निर्देश देती है कि किसी व्यक्ति की शिकायत पर ध्यान दे और उसे न्याय दिलाएं। अब इन सभी रिट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबेस कॉर्पस की, बंदी प्रत्यक्षीकरण की, हिंदी में इसे बोला जाता है। ये क्या है? ये एक रिट है जो तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया जाता है। इसके तहत कोर्ट उस व्यक्ति को हिरासत में रखने के कारणों की जांच करती है और यदि हिरासत अवैध पाई गई तो उसे रिहा करने का आदेश देती है। यह रिट व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को सुरक्षित करने के लिए होती है। हैबेस कॉर्पस। अगला आता है मैंडेमस। यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर संस्था ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया हो। इसके माध्यम से कोर्ट उस अधिकारी या फिर संस्था को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है। तीसरा आता है प्रोहिबिशन। यह रिट निचली अदालतों को या किसी जुडिशरी अथॉरिटी को उनकी जुरिडिक्शन से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है। इस रिट का उद्देश्य यह होता है कि कोई भी जुडिशियल बॉडी जो है
अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य न करे, अपने अधिकार क्षेत्र में काम करे। तीसरा होता है सर्टियोरारी। ये रिट उच्च अदालतों द्वारा निचली अदालतों या फिर जुडिशियल अथॉरिटीज के आदेशों की समीक्षा करने के लिए जारी की जाती हैं। यदि निचली अदालत ने किसी मामले में अपनी जुरिडिक्शन से बाहर होकर या बाहर जाकर कोई अगर निर्णय ले लिया है तो ये रिट उस निर्णय को रद्द कर सकती हैं। पांचवी रिट है क्वो वारंटो। ये रिट तब जारी की जाती हैं जब किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से या बिना कानूनी अधिकार के किसी पब्लिक ऑफिस को धारण कर रखा हो। मतलब कोई व्यक्ति इस तरीके के पब्लिक ऑफिस पर बिना कानूनी अधिकार या फिर वैध चुनाव या फिर उचित जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, उसके हिसाब से अगर काम कर रहा हो तो उसे अवैध माना जा सकता है। और इस रिट के माध्यम से कोर्ट उस व्यक्ति से पूछ सकती है कि उसने किस अधिकारी के तहत उस पद को धारण किया है। यदि वह अधिकार उचित नहीं होता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। तो इस तरीके की 5 रिट होती है और पांचों रिटों को हमने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से डिस्कस किया। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक को हमने अच्छे से डिस्कस किया। आर्टिकल 12-13 में क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि आर्टिकल 33, 34 और 35 में क्या है, जिसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद जो है ऐसी खास परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं जो देश की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। आर्टिकल 33, 34 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना। और आर्टिकल 35 संसद को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित कानून बनाने का विशेष अधिकार देती है। इसमें किसी भी फंडामेंटल राइट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। ये अनुच्छेद जो है तीनों, ये देश की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जितना मैंने बताया आपको इसी से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने स्टडी करी है इसकी। जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से आप पढ़ोगे तो दिमाग में आपकी सारी चीज़ें सेट हो जाएगी।